ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। मैटर ये है कि ये एकदम ब्रांड न्यू टॉपिक है। ब्रांड न्यू मतलब कि ठीक है, ये एक्चुअली क्या है ना कि ब्रांड न्यू टॉपिक है। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज से स्टार्ट होने जा रहा है इंडियन इकोनॉमी, और ध्यान रखिएगा ये जो सेगमेंट पूरा होगा ये हम लोग प्रीलिम्स से लेके मेंस तक का सबका कवर करने की कोशिश करेंगे और इसमें हो भी जाएगा। आज जो पूरा सेगमेंट डिनोटेड रहेगा वो कहीं ना कहीं इंट्रो क्लास पर है। इंट्रोडक्शन बेस्ड क्लास है क्या? व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ क्लास? गुड मॉर्निंग। क्लास की टाइमिंग क्या है? बज क्या रहा है? 8:05। 8 का मतलब 8। ओके, बी ऑन टाइम सभी लोग, नॉट 8:01। व्हाट्स योर नेम बेटा? क्या नाम है आपका? बैठो बैठो बैठो। हाँ, अरमान अहमद। आपका क्या नाम है बेटा? अमान। आप? सॉरी, मोहम्मद आमिर। आदि हो गया? यस, सायदा बानो। अच्छा, पीछे बात हुई थी। ठीक है, ठीक। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो इसका प्रोसेस कैसे होगा? तो एक काम करो, ऑनलाइन क्लास रिकॉर्डेड कर दो, उसको हम सबमिट कर देंगे। बस ठीक है, रिकॉर्ड होना तो उसको सबमिट करवा देंगे। कह देगा कल से क्लास है, आज इंट्रो क्लास है, इंट्रो क्लास यूट्यूब पे ही आके देख लें, मेंशन कर देना। ठीक है, फिलहाल देखो किसी और को तो नहीं आना है अभी? अब नहीं आना, चलो स्टार्ट करते। देखो, इंडियन इकोनॉमी सिविल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा का मतलब ये है कि अगर ये है तो आप आगे बढ़ पाओगे। इट मीन्स आप चीज़ों को कवर अप कर पाओ, कोई भी एग्ज़ाम हो जाए। खासकर अगर यूपीएससी में जा रहे हो तो इस सब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला, ये फैक्ट है। सबसे एक हिसाब से देखें तो सबसे ईजिएस्ट वे में कंप्लीट करने वाला यही सब्जेक्ट है, लेकिन लोगों ने इसका हवा ऐसा बना रखा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो सबसे टफेस्ट पोर्शन है, ये है वो है, ये है वो है, बहुत सारी बातें होगी। लेकिन बताओ, अगर आप लोगों ने राइट अप्रोच को फॉलो किया ना तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। कम समय में सबसे ज़्यादा नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है। कुछ बेसिक फैक्ट मैं जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहूँगा। देखिए, आपको पता है कि यूपीएससी में प्रीलिम्स एक होता है, सबको पता है बेसिक बात। दूसरा होता है मेंस और उसके बाद होता है इंटरव्यू। इन तीनों ही सब्जेक्ट में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपनी महारत रखता है। मतलब हर सब्जेक्ट, हर सेगमेंट में आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आते हैं और आप ये यकीन मान लो इसका जो ऑन एन एवरेज वेटेज है वो 17 से 20 क्वेश्चन है। मैं बहुत पीछे की बात नहीं कर रहा, पिछले 5 सालों की बात कर रहा हूं। ऑन एन एवरेज मतलब कि जिसके कोर क्वेश्चन आ रहे होते हैं। कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 15 से 17 से लेके 20 तक के क्वेश्चन इसमें से आएंगे, एकदम आएंगे। उसी तरीके से मेंस में जो जीएस थर्ड का पोर्शन है, आप लोगों को पता है इकोनॉमी कहाँ पर आती है? जीएस थर्ड में आती है, जनरल स्टडीज थर्ड में आती है, और इसका जो वेटेज है 60% वेटेज इसी का ही है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी वो अलग मैटर है। 60% पोर्शन इसी का ही है। मतलब कि 250 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से आप ये मान लो कि 150 प्लस या 150 तक तो मार्क्स आ ही जाएंगे इसी क्वेश्चन, इसी पेपर से, इकोनॉमी से। अब उसके बाद क्या होता है? अब उसके बाद आती है, अगर आप ये सब भी निकालोगे तो इंटरव्यू का फेज जाएगा। अब इंटरव्यू में एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्या? कोई फैक्ट नहीं पूछता। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपकी पर्सनालिटी को चेक करता है कि आप एग्जैक्टली किस पर्सनालिटी के हामिल हो। अब वो आपसे नहीं पूछेगा कि इतिहास में क्या हुआ था, वहाँ पर एक पठार पाया जाता है या वहाँ पे एक माउंटेन पाया जाता है, उसके बारे में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये नहीं पूछा जाएगा मॉनसून किस तरह का होता है, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। पूछा जाएगा कि अगर मान लो कि आप क्या अपनी भारत की स्थिति से अवगत हो या नहीं हो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से,
बहुत सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी कि आजकल के दौर में ये सब चीज़ें चल रही हैं, भारत इतना ज़्यादा 140 करोड़ की पॉपुलेशन, लेकिन हम तब भी यूएसए से इतना पीछे क्यों हैं। जैसे कि कल मैंने एक लेक्चर लिया तो उसमें आप लोग से बात की होगी। अब क्या हम इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, ये बहुत सारी मैटर करेंगी। तो जो इंटरव्यू है इसमें भी आपसे जो सबसे सब्जेक्ट जो रिलेवेंट रहेगा वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इकोनॉमिक रहेगी। तो इकोनॉमी की अपनी आप में एक बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस है जिसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। और मैं यहां पर एकदम स्पेसिफिकली बात बोल देना चाह रहा हूं कि ये वन ऑफ द ऑल ऑफ द सब्जेक्ट ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जो सबसे ईजिएस्ट वे में सबसे ज्यादा नंबर गेन कराएगा, सबसे ज्यादा नंबर गेन कराएगा अगर हमने इसको हवा नहीं बनाया। अब इससे क्वेश्चन जब आते हैं तो लोग कहते हैं यार ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रही है। हम अपनी बेसिक रूट को ही नहीं कर पाते तब ये चीज़ें टफ लगने लगती। किसी भी बंदे से पूछो तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम एक ही सब्जेक्ट के बारे में बोलता है यार वो इकोनॉमी खाली फंस जाती है मसला, और खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि टर्म का मतलब होता है। और इकोनॉमी में हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर ही नहीं है, टोटली इंग्लिश भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। रेपो रेट हिंदी में भी लिखा जाता है, रेपो रेट इंग्लिश में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें होंगी। तो ये है इंडियन इकोनॉमी की अप्रोच की जिसमें प्रीलिम्स से लेके मेंस तक हम पूरा इस लेक्चर वाइज में कंप्लीट करेंगे ये पूरे सेगमेंट में। और इसका आज जो मैं ले रहा हूं इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहली बात बताई कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही जगह पर इसका बहुत वेटेज है, इसका बहुत ज्यादा वेटेज है, और इसी वजह से हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे। एक चीज जो आप लोगों को अपने माइंड में बना के रखनी है, ये सबसे इजी सब्जेक्ट है। हम बनाएंगे ना इसको इजी सब्जेक्ट, मतलब कि आपके सवाल हम यूपीएससी के लेवल के छोटे मोटे एग्जाम तो बहुत इजीएस्ट वे में निकल जाएंगे, हम लोग इसको मोल्ड करेंगे इस तरीके से कि ये सबसे इजी सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑल दो लोगों की नजरों के हिसाब से ये नहीं है, और इसी डराने की वजह से लोग इसका बहुत बेनिफिट उठाते हैं। अब उससे चीज़ें आगे बात करनी है। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा चीज़ें कि हम लोग पूरे इस सेशन में कैसे करेंगे अप्रोच इसको। तो मेरी जो अप्रोच रहेगी बहुत ध्यान से रखनी है, और यही सारी चीज़ें आप लोग को भी फॉलो करनी है। अप्रोच हम क्या करेंगे, मतलब किस तरीके से इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अप्रोच में क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगी कौन कौन सी बुक्स हम लोग पढ़ेंगे। सबकी यही बात होती है कि क्या पढ़ें, इकोनॉमी को कंप्लीट करने के लिए क्या पढ़ें। ध्यान रखिएगा, मैं कुछ बुक्स लिखे दे रहा हूं, इसको आप लोग को लिखना है, और ये चीजें पूरे सेशन में यूज होंगी। कब होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली जो बुक रहेगी वो रहती बेसिक एनसीईआरटी। एनसीईआरटीज रहेंगी। आप लोगों का एक काम रहेगा 9, 10th, 11th एंड 12th, 9 से लेके 12 तक की बेसिक इकोनॉमी की किताबें जो एनसीईआरटी की आती है, पतली पतली सी आती है, एक एक दिन में खत्म हो जाती हैं। ये वाली किताबें पढ़ना क्यों है मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग एकदम बेस से चल रहे हो। उसके बाद जो दूसरा मटेरियल है जो आपको पढ़ना है वो है आपका इकोनॉमी सर्वे। इकोनॉमी सर्वे। तीसरा है आपका बजट, और चौथा होता है आपका करंट अफेयर। और सबसे लास्ट होता है क्लासेस, और क्लासेस में बनवाए गए वो नोट्स, जो नोट्स आपको क्लासेस के द्वारा दिए जाएंगे। इसको जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, देख लो। देखिए, इस अप्रोच में जो बुक सिलेक्शन है वो मैंने आपके सामने लिख दिया। अब देख ले, बहुत ध्यान से देखना इसमें क्या करना है। अभी आप लोग हो एकदम इनिशियल फेज में। किसी ने पेपर दिया यूपीएससी का से पहले? आपने दिया? लेवल ऑफ क्वेश्चन देखे होंगे डेफिनेटली। अभी देखिए बता रहा हूं ये चीजें कैसे कंटिन्यू होंगी। देखिएगा, अभी सब लोग एकदम न्यू कमर्स की तरीके से, मैं सबको एज्यूम यही कर रहा हूं, एकदम न्यू हो आप लोग। आप लोगों को करना क्या है कि इसमें एक चीज जो आप अपने स्तर पर करोगे वो क्या है,
एक 9th क्लास की एनसीईआरटी खुद पढ़ोगे आप, 9th क्लास की, उसके बाद 10th क्लास की एनसीईआरटी अपने आप पढ़ोगे और 11th क्लास की। बात समझने की कोशिश करना, 9th 10th और 11th ये आप लोग खुद पढ़ोगे और इसमें कोई वो नहीं, बस कहानियां हैं। जैसे क्लास 9th में एक स्टोरी ऑफ पालमपुर है, पालमपुर एक गांव है, वहां पर एक स्टोरी बताई गई बेसिकली, शायद किसी ने पढ़ी हो। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी मैं बताऊंगा, जो जो बता रहा बस उसको ध्यान में रखो और यूं हो जाएगा जैसे इजीएस्ट वे में इकोनॉमी। तो 9th 10th और 11th की जो एनसीईआरटी है वो सिर्फ आपको अपने आप से पढ़नी है। पढ़ने का मतलब खत्म नहीं करनी, समझने की कोशिश करना है कि एग्जैक्टली वो हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। पता है ये 9th 10th और 11th की इकोनॉमी की एनसीईआरटी की किताबें आपको ये बता देंगी कि एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स होती क्या है, किसी भी देश को इकोनॉमिक्स की जरूरत क्या है, क्यों ऐसी चीजें चलती हैं। तो आपको एक पिक्चर मिल जाएगी कि इकोनॉमी एग्जैक्टली होती क्या है 9th 10th 11th की किताबों से। अब जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है, 12th क्लास की एनसीईआरटी में दो आती हैं, एक आती है माइक्रो और एक आती है मैक्रो, दो किताबें आती हैं। आप लोगों को ये वाली किताब कतई नहीं पढ़नी है, इसको एकदम छूना भी नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों के सेगमेंट के लिए नहीं है। इसमें सिर्फ एक किताब आती है मैक्रो इकोनॉमी और इसमें 4 चैप्टर होते हैं, मेनली 4 to 5 चैप्टर्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। और ध्यान रखिएगा ये जो चैप्टर्स हैं इनको आप अपने हिसाब से पढ़ने की कोशिश करोगे, लेकिन इसमें रियल में कॉन्सेप्ट हैं जो आपके यहां से जाएंगे और उसके लिए हम यहां पर हैं। तो आपको 9th 10th और 11th की एनसीईआरटी आज की ही डेट से स्टार्ट करनी है। जब ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और जब सब लोग 12th क्लास की इकोनॉमी एनसीईआरटी पे पहुंचोगे तो वो पूरी एनसीईआरटी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत भयानक वाले कॉन्सेप्ट हैं और वो कैसे इजीएस्ट वे में मुझे आपको लैंग्वेज जब मैं एक बार पढ़ा दूंगा फिर उसके बाद आप लोग रिवीजन करते रहना। यहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यहां पे बस स्टोरीज चल रही हैं, जो फंसेगा मैं हूं। तो ये काम आप लोग को पूरे इकोनॉमी में सिर्फ अपने आप ये करना है। ये काम 9th 10th 11th पढ़ो और 12th क्लास की माइक्रो वाली छोड़ दो और मैक्रो वाली जो इकोनॉमिक्स होगी इसके 4 से 5 चैप्टर है वो पढ़ने हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद अब आता है दूसरा चीज लिखिए, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है कि फरवरी के पहले वीक में जो बजट आता है, पूरे साल भर के लिए जो देश का बजट आता है वो हम लोगों के लिए, यूपीएससी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कब आता है? हर साल के फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो बजट से एक दिन पहले एक किताब और आती है जिसको हम लोग इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे वो किताब है कि जिससे मेजॉरिटी ऑफ यूपीएससी के क्वेश्चन कहीं ना कहीं हिंट लिए हुए होते हैं। और इस किताब को पढ़ने के लिए आपको बेसिक इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। इट मींस ये किताब हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये किताब हम पढ़ेंगे लगभग फेब और मार्च के फर्स्ट वीक तक जब ये आएंगी। तो ये किताब लेकिन पढ़नी है, मैं पहले ही क्लास में बोले दे रहा हूं, ये मैंडेटरी बुकलेट है जो हम लोग को पढ़नी है और ये दोनों चीजें मैं पढ़ाऊंगा, मैं दोनों चीज पढ़ाऊंगा। अब मैटर ये है कि फरवरी में आ रहा है तो सर अभी बात क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। YouTube पे, Instagram पे आपको इतने महारथी मिल जाएंगे, ये वाले नोट्स पढ़ लो, वो वाले नोट्स पढ़ लो, वो वाले, कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं सच बता रहा हूं, आप पूरा साल पढ़ के चले जाओ और एग्जाम में चले जाओगे खाली हाथ हिला के आओगे। और जितना मैंने बताया ना, ये बेसिक सी चीजें ये कर लोगे ना, जितना मैं बता रहा हूं 20 में से 20 क्वेश्चन तक सही होने की पॉसिबिलिटीज होती है, क्योंकि इकोनॉमी इज जस्ट लाइक अ मैथ की तरह है। ये अगर हो गया तो सही है, नहीं हो तो गलत है। तो सिर्फ आपको ये काम करना है, ये जो चीजें इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये फेब और मार्च में हमारे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। अब होगा क्या, अभी क्या चल रहा है, अगस्त, आज 16 अगस्त है, 16 अगस्त से लेके जनवरी तक हम आपको इतना मांझ देंगे कि फिर आपको कहोगे यार ये समय, फिर जब इसमें एनालिसिस आएंगी तब आपको उसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो ये 4-5 महीने में हमें आपको मांझना है, तब आप ये पढ़ने के कैपेबल हो पाएगा। अगर आपको दे देंगे तो आपको लगेगा चाइनीज पढ़ रहे हो आप, लाइक, क्योंकि चाइनीज भी हमारे लिए एकदम नई भाषा है, ये भी आपके लिए एकदम नई होगी। कहना क्या चाह रहे हैं, वे वाली कंडीशन होगी। तो ये हम लोग कब पढ़ेंगे? फेब और मार्च में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके अलग स्पेसिफिकली क्लासेस चलेंगे जो कि डेप्थ एनालिसिस के साथ होंगे। लेकिन यहां पर पहुंचने से पहले आप लोगों को इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए, ठीक है? वो हम आपको 4-5 महीने में एकदम मांझ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे सेगमेंट में वो है ये है गले की हड्डी। ये एक ऐसा काम है जो डेली आपको करना है। यूपीएससी के एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है वो यही है, करंट अफेयर। करंट अफेयर का मतलब क्या है? हर दिन कुछ न्यूज आती है, न्यूज़पेपर आता है, द हिंदू आता है, इंडियन एक्सप्रेस आता है, उसको पढ़िए और उसमें से कौन सी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं उसके ऊपर अपना एनालिसिस करना, क्या नोट्स बनाना है, क्या चीजें करनी, क्या नहीं करनी, ये सारी चीजें करंट अफेयर में आती है। अब इसको कैसे कवर अप करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। इसको कवर अप करने के लिए मैं पर्सनली एक सोर्स बताता हूं, वो है द हिंदू। जो लोग यूपीएससी के साथ जा रहे हैं, ये बाइबल है, गीता है, कुरान है, सब कुछ है ये। और इसके बाद एक ऑप्शन ये होता है और दूसरा ऑप्शन होता है इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस, ये दो पेपर हैं जिसमें से कोई सा भी आप एक ऑप्ट कर सकते हो। जनरली द हिंदू जो आता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, 10 रुपए का मिलता है, लेकिन ऐसा कोई एक्सपेंसिव नहीं है। हम 10 रुपए की जाके 20 रुपए की सैंडविच खा सकते हैं, 10 रुपए का पेपर नहीं ले सकते जो मेरा पूरा भविष्य बनाएगा, मेरे पूरे खानदान को, पूरी सोसाइटी को सही करेगा। ये सब बहाने होते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक पेपर आप उठा लीजिए जो आपको, अगर यूपीएससी का इम्तिहान दे रहे हैं तो डेली बेसिस पे करना है। दोनों पेपर इंग्लिश में है, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं खुद पर्सनली हिंदी मीडियम से आया हुआ हूं और उसके बाद आज हम इंग्लिश में क्लासेस लेते हैं। आई डोंट हैव एनी इशू विद रिस्पेक्ट टू द इंग्लिश, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू पेपर्स। यही पेपर हमने पहले पढ़ना स्टार्ट किया। आप यकीन मानो 6 घंटा मुझे लगता था पेपर पढ़ने में, 6 घंटा। पहले क्या होता, इंटरनेट तो चलता नहीं था, तो वो जो डिक्शनरी नहीं आती मोटी वाली, अब उसमें से कोई लाइन हमने पढ़ी, उसमें से कोई मीनिंग नहीं समझ में आई, अब हमने मीनिंग को डिक्शनरी में से खोल रहा हूं। आजकल का जमाना है क्या, मोबाइल खोला, खट से गूगल पे डाला, आंसर आ गया। 249 रुपए का 1 GB मिलता था उस समय, तो डेटा खोलते हुए डर लगता था कि खत्म ना हो जाए। सबके साथ आई थिंक हुआ होगा, 249 रुपए का 1 GB। अब क्या है, 249 रुपए में 1 GB, 1.5 GB डेली मिलता है। तो उस टाइम की बात है। अब उससे हुआ क्या, 6 घंटा, क्योंकि पहली बात तो हिंदी मीडियम से थे, समझ में कुछ आता नहीं था, लेकिन पढ़ते रहे। एक चीज जो इंपॉर्टेंट थी, ठूठा काट के बैठ गए थे, हिलना नहीं है, चाहे जो कुछ हो जाए। पढ़ना है तो बस पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा है तब भी पढ़ना है। एक चीज जो सबसे ज्यादा अच्छी होगी, अपने आप से कभी धोखा नहीं दिया। अगर बोला पढ़ना है तो बस पढ़ना है, दैट्स इट। नहीं समझ में आया, 10 दिन नहीं समझ में आया, 20 दिन नहीं समझ में आया, 1 महीना समझ में नहीं आया, लेकिन 1 महीना 1वें दिन से चीजें लगने लगा, यार ये तो इजी है यार। फिर वो रिदम ऐसा हो गया कि आज कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि जिस दिन पेपर के बिना एक सांस भी गुजरती हो। अच्छा लगता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इम्तिहान के लिए ही पेपर पढ़ो। एक अच्छे नागरिक होने की भी पहचान होती है कि वो डेली देश में हो क्या रहा है, पूरे वर्ल्ड में हो क्या रहा है, उससे अवगत रहता है। अमर उजाला मत पढ़ना प्लीज, आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट। अच्छा पेपर पढ़ो, नहीं तो अमर उजाला में पहले ही आएगा कि उसने उठाया था, किसी के चक्कू घुपो दिया है, ये चीजें हो रही हैं। तो निगेटिव वाइब्स नहीं लेनी है, हमें पॉजिटिव भी रहना है। अच्छे पेपर पढ़िए, इन 2 पेपर से अच्छा कोई पेपर नहीं है। इंग्लिश में है, शुरुआत में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। 1 महीने की बस बात है, 1 महीने के बाद ऐसा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, आपका इंग्लिश लेवल अच्छा हो जाएगा। कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, सच बता रहा हूं, मैं सब कर चुका हूं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैंने खुद इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया, लेकिन वहां पे जितना मैंने सीखा उससे लाख गुना ज्यादा मैंने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से सीखा है। और आज की कंडीशन ये कि कहीं पे भी आप हमें खड़ा करिए, किसी के साथ आप हमसे बात करवाइए, आप लोगों का क्लास हम ले रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ये काम आपको डेली बेसिस पे करना है। करंट अफेयर इन दोनों में से पढ़ना है। बाकी प्रॉब्लम है कि तो हम लोग हैं, एकदम है, और इस पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी डेडिकेटेड सीरीज चलाएं यूट्यूब के ऊपर जो सिर्फ और सिर्फ द हिंदू से रिलेटेड हो। ये हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और ये हो जाएगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है। और उसके बाद सारी चीजों की है मैटर ये आएगा, कैसे हम समझेंगे इकोनॉमी को, कैसे हम चीजें समझेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, क्या चीजें एग्जैक्टली है, कहां तक हमको जाना है, कहां तक हमको नहीं जाना है, क्या डेप्थ है। ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी क्लासेस के बाद। अब क्लासेस का मतलब यह है कि एक भी क्लास छूट गई तो आप समझ लो सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बहुत रेयर केस होता है इसमें। तो हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है कि क्लासेस हमारी नहीं छूटनी चाहिए, क्लासेस कंटिन्यू करें। एक अच्छी बात यह है कि सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है तो आप लोग को मिल जाएंगी, लेकिन यह बहाना नहीं है।
हमें फिजिकली अपीयरेंस यहां पर देना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक एक क्लास करें, बिकॉज जो हमने क्या बोला आपको 3-4-5 महीने में हम आपको जो मांझ देंगे ना इकोनॉमिक रिस्पेक्ट में, वो क्लासेस में आकर ही होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फर्क है? ऑफलाइन में आप फिजिकली बैठे हुए हमसे कुछ भी कभी भी कैसे भी पूछ सकते हो। ऑनलाइन में समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बगल में भी कोई बैठा हुआ है, मस्त कर रहे हैं। तो ये अप्रोच रहने वाली है, जिसमें मैं आज से ही एक रिकमेंडेशन है, एनसीईआरटी इकोनॉमी की 9th क्लास की सभी लोग खरीदेंगे और उसको समझने की कोशिश करना। कहानी को पढ़ के खत्म नहीं करना है, समझने की कोशिश करना। अगर स्टोरी ऑफ पालमपुर है, पालमपुर की अगर कहानी है तो उसमें हो क्या रहा है समझना है, धीरे धीरे समझना है। बाकी मैं डेली बेसिस पे जो हमारी क्लास चलती रहेगी उसमें हम आपको धीरे 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 धीरे, कहते नहीं है कि स्पून फीडिंग वाला माहौल है, धीरे धीरे इकोनॉमी के बारे में बढ़ाते हैं। और जैसे जैसे इकोनॉमी की क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी लेवल उसका इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन मेरे तरफ से आपको 1% भी कमी नहीं मिलेगी, ना ही क्लास में पहुंचने से पहले, ना ही क्लास में बाहर जाने से पहले। अगर क्लास बोला है 8 बजे है तो क्लास 8 बजे है, 8:01 नहीं, 8 बजे पहले आ जाओ, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि डिसिप्लिन, हम लोग क्लास में सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्लास इज नॉट ओनली फॉर स्टडी, हर जगह पढ़ाई हो रही है, आप कहीं भी जाके पढ़ाई करोगे। ये वो जगह है जहां पर हम पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन भी सीखते हैं। कुछ दिन ऐसे होंगे जिस दिन हम आके कपड़े भी चेंज करवाएंगे, आपको शूज, पैंट, ट्राउजर, प्रॉपर सलवार सूट, जो भी होगा चीजें पहनाया जाएगा। क्योंकि मैटर ये, एक दिन आपको जाके इंटरव्यू भी फेस करना है, तो क्या डिसिप्लिन होता है, ये चीजें एक्स्ट्रा हैं जो हमें आपको देनी है और हम लोग ये करके ही रहेंगे। 1 साल की मेहनत है, उसके बाद पूरी जिंदगी भर जबरदस्त एक औरे के साथ हम लोग गुजरेंगे। तो अगर मैं चीजों को समराइज कर दूं, ज्यादा बात नहीं करूंगा कि अप्रोच क्या रखेंगे। ये कुछ बुकलेट हैं जो आपको फॉलो करनी है, एनसीईआरटी में ये करनी है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बजट, ये हम लोग पढ़ेंगे फरवरी और मार्च में। उसके बाद करंट अफेयर डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है, यहां पर पूरी मदद आपकी की जाएगी। और उसके बाद आपको डेली बेसिस पे क्लासेस कराए जाएंगे। और क्लासेस कराने के बाद ध्यान रखना, ये जो क्लासेस होंगे, नोट्स जो आपको दिए जाएंगे, नोट्स बस आपके लिए ही। एनसीईआरटी के बाद जो दूसरी चीज है बस वो ये है, और कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। नोट्स आपको लेना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है हमसे, कुछ भी डाउट हो पूछ सकता है, बिकॉज ये अप्रोच है, कोई क्वेश्चन वोश्चन तो है नहीं इसमें। हो गया? आगे बढ़े सी। अब देखिए कुछ 1-2 बातें और जो पूरे सेशन से रिलेटेड है। 1-2 चीजें जो हम आपके सामने एकदम एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं कि एग्जैक्टली जो आपका इंडियन इकोनॉमी का प्रोसेस है, इंडियन इकोनॉमी में अगेन जितनी भी बातें मैं आपको पढ़ाऊं, जितनी भी बातें हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें बस आपको यह ध्यान रखना है कि उसकी एक मेंटल इमेज क्रिएट करनी है। लाइक जैसे न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई कि जो आरबीआई के गवर्नर साहब हैं, उन्हीं ने इंडियन इकोनॉमी को लेकर कुछ स्टेप लिए हैं, या रेपो रेट को 0.5 बेसिस पॉइंट को कम कर दिया है। शायद ये आप लोगों के लिए नया वर्ड हो, अब हमारे लिए नॉर्मल है, आपके लिए भी नॉर्मल हो जाएगा विद इन अ फ्यू डेज, आफ्टर विद इन अ फ्यू डेज। अब क्या होगा कि जो जितने भी कॉन्सेप्ट यहां पर पढ़ाए जाएंगे, उनकी मदद से हमको वो कॉन्सेप्ट खाली सीखने नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को इंडियन इकोनॉमी के परिदृश्य में रख के जानना भी है। जैसे कि एग्जैक्टली अगर आप वहां पर होगे, कोई सिचुएशन आ जाए, जैसे मान लो अभी आप लोगों ने सबने सुना होगा कि टमाटर के दाम इतने बढ़ गए थे, सबने सुना होगा। अब जो टमाटर के दाम इतने बढ़ गए, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए। अब गवर्नमेंट ही क्या उसके ऊपर स्टेप ले रही है, या इसी तरह की जो महंगाई बढ़ती है उसको कम करने के लिए किस तरह के स्टेप गवर्नमेंट लेती है और आरबीआई लेती है। तो मैटर क्या है कि यहां पर सिर्फ हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि जो महंगे, जैसे मान लो कि जैसे महंगाई होती है, इन्फ्लेशन उसको बोलते हैं। अगर देश में इन्फ्लेशन आ जाए, इन्फ्लेशन का मतलब कोई बता सकता है? इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति हिंदी में बोलते हैं। कभी इससे पहले ये वर्ड सुना? हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। किसी ने ये वर्ड सुना?
हाँ बेटा, ठीक है। अच्छा सपोज दैट मैं एक रिक्शे वाला हूँ और वो बोल रहा है, सब बोल रहे इन्फ्लेशन आ गई, जैसे मैं रिक्शे वाला, मैं कह रहा यार इन्फ्लेशन, सब कह रहे हैं बढ़ गई इन्फ्लेशन, बढ़ गई इन्फ्लेशन आ गई, इन्फ्लेशन आ गई। इसका मतलब क्या होता है? पहले तो हाथ ओपन रखेंगे बेटा, एकदम हाथ ओपन रखते हैं, शोल्डर बैक, बहुत बढ़िया। तो इन्फ्लेशन है, मैं रिक्शे वाला हूँ और आपको मुझे बताना है कि इन्फ्लेशन होती क्या है, 2 वर्ड में, आप क्या बोलोगे? 2 वर्ड मतलब कम वर्ड में। हमेशा एक चीज और देखो, हमेशा अपनी जो बातें हैं उनको कम से कम समय और कम से कम वर्डों में कंप्लीट करने की कोशिश करो। जैसे आम खाना होता है, आम अच्छा होता है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन एक साहब कहेंगे अरे जो आम का पेड़ होता है ना, गर्मियों के दिन में वहां पर पहले बौर आते हैं, बौर के बाद अंबिया बनती है, अंबिया बनने के बाद आम बनता है, और आम जो खाते हैं वो बहुत अच्छा होता है। काहे घुमा रहे हो? आम अच्छा होता है, सिंपल। तो जितना हो सके कंसाइज रखना है। यस हाँ, देखो बस ऐसी चीज, वेरी गुड, ठीक है, यही चीजें हम लोग सीखेंगे। देखो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से देखना। इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब चीजों के दाम बढ़ जाएं, जैसे आलू के दाम 10 रुपए थे 15 रुपए हो गए, जो दाल थी आपकी 100 रुपए की मिली थी 120 रुपए की हो गई। तो जब हर चीजों के दाम लगभग बढ़ने लगे तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? महंगाई। अच्छी चीज तो नहीं है महंगाई, इतनी बुरी भी नहीं है, हम बताएंगे ये सब चीजें आगे, बुरी भी नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन होने की वजह से ग्रोथ भी होती है। मैं ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं कर सकता, नहीं तो आप लोग सर खुजलाओगे। फिलहाल तो हर चीजों के दाम जब बढ़ने लगते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन हो गई तो ज्यादा अच्छी चीज तो नहीं है। अब एक पर्सन जो गरीब है बेचारा 10 रुपए में आलू ले लिया करता था, अगर यही आलू 30 रुपए का मिलने लगे उसके लिए इशू हो जाएगा, तो अच्छी चीज नहीं है। इसको रेट क्या होनी चाहिए? कम होने चाहिए। अब इसके रेट को फिर से इतना लाने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है वो, इसी तरीके से आरबीआई जो है वो कुछ कुछ स्टेप लेता है, कुछ कुछ तरीके अपनाता है। अब उन्हीं तरीकों में अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, जैसे रेपो रेट होता है। अभी ये क्या होता है मुझे पता है, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, बस इतना मान लो कि महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई कुछ तरीके अपनाती है। उन्हीं तरीकों में से एक तरीका क्या है? रेपो रेट को ऊपर नीचे करना। एक होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, एक होता है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सब पता चल जाएगा, बस इतना ध्यान रखो कि ये अभी टूल होते हैं। अब इन टूल को यूज करके महंगाई को कम किया या ज्यादा बढ़ाया जाता है। तो ये टूल, अब देखो जब आप पढ़ोगे तब आरबीआई के सिर्फ ये मत पढ़ना कि रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट हम आपको बता देंगे क्या होता है, लेकिन आपको ये देखना है कि रेपो रेट से भी महंगाई कम हो रही है, रिवर्स रेपो रेट से भी ये चीजें हो रही है, ओएमओ से भी हो रही है। तो जब सबसे हो रही है तो कोई एक टूल क्यों नहीं है? इतने सारे टूल, अभी मैंने सिर्फ 3 नाम लिखे, लाइंस हैं। तो वो क्या वजह है कि हमने इतने अलग अलग तरीके के टूल बना दिए जिससे महंगाई कम की? कोई एक टूल होता महंगाई कम हो जाती। बता सकते ऐसा क्यों हो रहा है? जब महंगाई को कम करना है तो कोई एक तरीका होना चाहिए था, इतने तरीके हमने क्यों बना दिए? क्योंकि महंगाई होने की वजह भी एक नहीं है। जैसे क्या बनाया, डिमांड की वजह से महंगाई भी होती है, कभी कभी सप्लाई। डिमांड का मतलब क्या है? अब मान लो कि जैसे कोई एक बंदा था, वो क्या नाम है, एक बन मक्खन बेचता है, ठीक है, और हर टी की स्टॉल पे बन मक्खन मिलता है। अब मान लो किसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ जो टी स्टॉल है सब जगह बन मक्खन मिलना बंद हो गया, एक ही बंदे के पास खाली स्टॉक बचा हुआ है। अब सब लोग बन मक्खन तो खाते हैं, तो सब लोग क्या करेंगे? सब लोग उसी दुकान पे आएंगे, बन मक्खन है, बन मक्खन है। अब वो इतना अच्छा तो नहीं सिचुएशन का फायदा उठाएगा, एक अच्छा वहां नहीं है, वहां नहीं है, वहां नहीं, 20 रुपए का बेचते हैं, आज हम 40 का बेचेंगे। सैनिटाइजर और मास्क, क्या हुआ था? कैसे डिमांड बढ़ रही थी, तो डिमांड बढ़ने की वजह से भी पैसे बढ़ जाते हैं, तो कहते हैं महंगाई आ रही है। एक तरीका ये होता है। एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि जो बंद और मक्खन किसी दुकान पे पहुंच रहा था, किसी वजह से वो जो उसकी सप्लाई हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो उसकी सप्लाई हो रही थी, जहां कारखाने में ब्रेड बनती है, मक्खन बनता है, वहां से ही नहीं पहुंच पाया, सप्लाई ही नहीं हो पाई, फिर उसकी महंगाई बढ़ जाएगी। चूंकि कम है तो जो चीज कम होती है उसकी महंगाई बढ़ जाती है। तो जब महंगाई होने के तरीके ही एक नहीं, ये कई हैं,
तो उसी तरीके से उसको कंट्रोल करने के भी तरीके अलग अलग होंगे। तो आपको ये नहीं पढ़ना है कि रेपो रेट से महंगाई कम होती है, रिवर्स रेपो रेट से इस तरह की चीजें होती हैं। आपको ये पढ़ना है कि ये वाला टूल किस सिचुएशन में यूज किया जाता है, वो कौन सी सिचुएशन होगी जब हम इसको यूज करेंगे, वो कौन सी सिचुएशन होगी जब हम ओएमओ को यूज करेंगे, क्या क्या होगा, गवर्नमेंट कब अपने स्टेप लेगी, कैसे कैसे स्टेप लिए जाते, कितने कितने स्टेप लिए। और आपको पता है आजकल के जो क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं वो सब इसी तरह के हो रहे हैं। बेसिक आप पढ़ लोगे, हर चीज आपको किताबों में मिलेगी, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन वो कैसे यूज होनी वो मैटर करता है। तो हम लोग पूरे सेशन में हर चीज की एप्लीकेशन देखेंगे। मैं गारंटी लेता हूं अगर आप लोगों ने ईमानदारी के साथ साथ दे दिया ना, वो पूरे लखनऊ में, पूरे अक्रॉस द कंट्री में आपसे बेहतर इकोनॉमी में नंबर किसी के नहीं आएंगे, लेकिन आपके साथ की जरूरत है। बिकॉज मैं अपना 100% दे दूंगा और 100% प्लस दूंगा। और अगर आप लोगों ने ईमानदारी, और एक चीज मैं पर्सनली बोल देना चाहता हूं, कभी ये मत सोचना अरे यार समझ में नहीं आया, सर को बुरा ना लग जाए। होता नहीं कि समझ में नहीं आया, पूछा नहीं। अब जब पूछोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इवन ये मेंटालिटी बना लो, जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक पूछते रहना है। हमारा काम ही यही है, आप पैसे हमको इसी वजह से देते हो। सिंपल सा रूल है, सिलेबस हर जगह पढ़ाया जा रहा है, यही सारी चीजें आपको हर जगह पढ़ाई जाएंगी। कोई आपसे 1.5 लाख रुपए ले लेगा, कोई आपसे 50,000 रुपए ले लेगा। मैटर यह है कि हम क्या वहां से ले रहे हैं, ये आपके ऊपर है कि आप लोग कितना ज्यादा पार्टिसिपेट करके हम लोगों से इन सब चीजों को निकालोगे। इसके अलावा इकोनॉमी में मेरी तरफ से आपके लिए कुछ नहीं है। बाकी हर एक क्लास में आपको नई चीज मिलेगी। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि क्लासेस के साथ हमेशा कंटिन्यू रहिएगा इस चीज के साथ, बिकॉज मैं सारी चीजें आपको एक दिन में नहीं बता सकता। आज का जो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें मैंने आपको यह बताया कि हम लोग प्री से लेके मेंस तक सारा कवर अप करेंगे इस पूरे सेशन में, जिसमें आपके पास कौन कौन से टूल होने चाहिए वो बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाएगी, ये क्लासेस हो जाएंगी। क्लासेस, चूंकि हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। बात समझ में आ रही है। और क्लासेस का और आपको क्या क्या काम करना वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इकोनॉमी में इससे ज्यादा आज की क्लास में मैं आपसे कुछ भी बातें नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ नहीं। जो ब्रांड न्यू चीजें स्टार्ट होंगी वो आने वाले कल की क्लासेस से होंगी। अभी कोई भी नॉर्मल सा कोई भी क्वेश्चन पूछना है वो हमसे पूछ सकता है। इवन इसके अलावा भी, इकोनॉमी के अलावा भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो। एनीवन? यस यस यस, पूछिए, एकदम रिलैक्स हो गए, बिंदास हो गए, मस्त हो गए। यस, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हम हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, वैसे पढ़ लेते हैं इंग्लिश में, लेकिन कुछ चीजें जो मैं नहीं समझ में आती इंग्लिश में। बेफिक्र, क्योंकि एक चीज मैं और बता दूं। अब जैसे देखिए एकदम फर्स्ट ऑफ, पेपर दिया था तो हमने भी सारी हिंदी की बुक्स लेकर आए थे। कोई दिक्कत नहीं, हम बताया था क्या होता है ना, हमको बताया हम लोग, जैसे मैं बातें कर रहा हूँ तो आई थिंक सब बातें समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा इन्फ्लेशन, तो वहां पे मैं लिखूंगा मुद्रास्फीति, है ना। इन्फ्लेशन कम हो रही है तो मुद्रा संकुचन, ये सब चीजें लिखूंगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ। सर आपने बोला कि हमने स्पीकिंग कोर्स करा इंग्लिश, हमने भी करा, लेकिन ये कि हमने समझ, हर चीज समझ में आ जाती है कि अगला बोल रहा हो तो उससे हम समझ लेते हैं, कुछ चीजें जो नहीं आती हैं, लेकिन मेरी बोलने की हैबिट नहीं है। बोलने की हैबिट मैटर क्या होता है ना, कि एक मैं मिसाल लूंगा, वो कहते नहीं मेरे घर में कोई ऐसा है नहीं जो बोले, खाली हाँ मेरी सिस्टर छोटी है नहीं पढ़े ज्यादा। ओके ठीक है, वो भी चली जाती जॉब पे, हम भी चले जाते जॉब। तो अब देखो बहुत अच्छी चीज़ है, आप क्या चाहिए, देखो सिंपल सा रूल है। इंग्लिश बोलने के लिए मेरे से मान लो मैं अभी 15 साल का हूँ, सपोज है, जो कि नहीं हूँ, मान लो मैं 15 साल का हूँ, अब मुझे ठेठ हिंदी आती है, हमको अमेरिका जाके छोड़ दो और 6 महीने बाद बुला लो, फिर हुआ क्या? कोई कोर्स किया नहीं, कुछ किया नहीं, खाली जाके शेर के पिंजरे में छोड़ दिया। अब बचना तो वही है भाई। अब वो क्या है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, एक बार खुजलाएंगे सर, अच्छा कहा तो रे ये होगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कहेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन फूड, ओके, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, वो पूछ रहे खाने में क्या चाहिए। इन्वायरमेंट का असर पड़ता है। इन्वायरमेंट कभी कभी आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपको अमेरिका में लाके छोड़ दिया जाए तो आपको मिल गया, आपको कुछ करना नहीं है, ना ही कोई बुक पढ़नी, ना पेपर पढ़ना, अपने आप से सीख जाओगे। लेकिन कभी कभी इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। अब इन्वायरमेंट या तो बनाने में सारा समय निकाल दें हम,
तो क्या है कि जहां पर आप हो, जैसे अब यहां पर हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग यूटिलाइज करेंगे। मैंने क्या बोला, दैट्स व्हाई वी आर डिफरेंट, कि हम आपको सिर्फ कोर्स नहीं कंप्लीट करा रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम आपको एक एम्पावर्ड पर्सन बना रहे हैं। एम्पावर्ड पर्सन का मतलब क्या है, जहां पर भी जाओगे तो ये हम आपको एनवायरमेंट भी देंगे इंग्लिश बोलने का, जितना मन हो बोलो। क्योंकि यहां पर कोई, अगर आप जैसे हमने कोई बोला, कोई हंसने वाला नहीं है कि इनको देखो तुम्हें ज़्यादा आता है या तुम्हें ज़्यादा आता है, कोई हंसने वाला भी नहीं है। तो हम इन्वायरमेंट या तो क्रिएट करें या तो हमें उसको इन्वायरमेंट मिल जाए, अगर घर में नहीं है लेकिन क्लासरूम में तो है, हम इसको यूज़ करेंगे, कोशिश करेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, आपको सिर्फ एक वजह चाहिए अपनी सक्सेस को पाने के लिए, सिर्फ एक वजह। बहाने हजार हैं कि क्लास में यहां पे बैठोगे तो ठंडी लग रही है, वहां पे बैठोगे तो गर्म लग रहा है, आज हम उठ नहीं पाए, परसों हम सो नहीं पाए, हजार बहाने हैं करने के लिए, लेकिन सक्सेस के लिए एक वजह होनी चाहिए, और वो वजह है वो बर्निंग डिजायर। क्यों करना चाहते हो भाई, क्यों हम करना चाहते हैं? हम सबसे पहली वजह है, सबसे बेसिक वजह जो सबके लिए कॉमन है, मुझे अपने पेरेंट्स का सर फख्र से उठाना है। इससे बड़ी कोई वजह नहीं है। मैं पर्सनली अपनी मां को खो चुका हूं और मेरे लिए अब कुछ नहीं है। मैं लाख चाह के भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाऊं, लेकिन नहीं कर सकता, वो फीलिंग ही नहीं आएगी। आई होप कि आप लोग के सब लोग जिसके साथ जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ यार, सबसे बड़ी वजह यही है। सब ये जो छोटे मोटे टहलने करते हैं इंस्टाग्राम यहां वहां पे, ये सब ऐसे ही हैं जिनके पास कोई वैल्यू नहीं है और जिनको ये पता भी नहीं है कि आगे लाइफ में उनको करना क्या है। आपके पास वजह है, वजह लेके आओ। आप लखनऊ में क्यों, क्यों इतनी दूर अपने घर बाहर से यहां बैठे हुए? आप जॉब कर रही हो उसके बाद भी यहां पे क्यों बैठी हो? क्यों? क्योंकि वजह है कि हमें कुछ करना है। तो हिंदी इंग्लिश वजह नहीं है, ये एक्सक्यूज है। हम कर लेंगे ना, हम करेंगे। क्या इंग्लिश क्या होती है भाई, क्या हिंदी होती है, हम सब मैनेज कर लेंगे और सबसे इजी प्रोसेस है, कभी वजह नहीं है। हम लोग है ना, जो भी प्रॉब्लम होगी, जिस भी तरह की प्रॉब्लम होगी, सब चीजों को सॉल्व किया जाएगा। आपका एम्पावरमेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये सारी चीजें सब खत्म हो जाए, कोई वजह ही नहीं है, सिर्फ एक बर्निंग डिजायर लेके आओ, बाकी सारी जितने एक्सक्यूज हैं उसको खत्म कर दिया जाएगा। एक चाहत लेके आओ कि मुझे यहां पर आए हैं तो बन के निकलना है, और ज्यादा समय नहीं है सबके पास। ये मत सोचना है कि अभी पेपर दे ले, अगले साल फिर पेपर दे, थोड़ा सा कम पढ़ ले, आगे ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा समय नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा, मेरे दोस्त की कई बार बोल चुका हूं। मेरा एक दोस्त था, बहुत ही ब्रिलियंट, हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे तो उसने टॉपर फर्स्ट किया, मैं सेकंड टॉपर था। तो जनरली हम लोग की बात होती थी, तो उसने मुझे एक दिन कॉल की, मैंने उसको, हम लोग की जनरली 10-15 दिन पे बात हो जाती थी। एक दिन क्या हुआ, 10-15 दिन से ज़्यादा हो गया, तो मेरी उससे बात नहीं, तो मैंने इंटेंशनली उसको फ़ोन मिलाया, और फ़ोन मिलाने के बाद मैंने बोला, हाँ हेलो भाई क्या हाल है? कि हाँ भाई ठीक है, हॉस्पिटल में है। हमने कहा हॉस्पिटल में, खैरियत? कह यार वो मेरी मम्मी जो थी उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, 4-5 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। 4-5 दिन से एडमिट है? तो उन्हें पूछा वजह क्या है? तो उसने बोला कि मेरी मम्मी को स्टमक पेन हो रहा था और हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया ये प्रॉब्लम हो गई है। तो हमने कहा कब तक, कैसी तबीयत है अभी? कहने हाँ अभी थोड़ा न्यूट्रल है, और डॉक्टर बोले कि 3-4 दिन और रखना पड़ेगा और उसके बाद उनको छुट्टी दे देंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, मुझे जैसे वक्त मिलेगा मैं मिलने आऊँगा, लेकिन किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है भाई, सलाम दो भाई, रख दिया फ़ोन। अब होता क्या था, मेरी उससे सिर्फ फ़ोन पे बात होती थी, व्हाट्सएप पे कॉल, मतलब कभी मैसेज नहीं करता था वो मुझे। कुछ दिनों के बाद, लगभग 7-8 या 10 दिन के बाद, उसका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता, और व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं करता था, फोटो तो कभी भेजता ही नहीं था, लेकिन उसने एक फ़ोटो भेजी मुझे। अब मेरा दिल घबराने लगा, यार फोटो भेजी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है? तो नहीं, दिमाग हमेशा नेगेटिव सोचता है। और जब मैंने फ़ोन खोल के देखा उसका व्हाट्सएप मैसेज, तो उसमें मुस्लिम्स में होता है ना, जैसे हिंदूज़ में 13वीं होती है, मुस्लिम्स में 40वां होता है। तो उसने मैसेज खोल के देखा तो उसमें लिखा था, किसी एक लेडी का नाम लिखा था, और लिखा था कि इनकी जो 40वें की मजलिस है, जो फातिहा है, वो इस तारीख को है। और मेरी बेचैनी और बड़ी, मैंने तुरंत कॉल की। हमने कहा भाई क्या हुआ? भाई क्या हुआ? मैं ये मजलिस किसकी है? तो मुझसे बोल रहा है कि भाई मम्मी का इंतकाल हो गया था। वक्त नहीं है हमारे पास, एक एक मिनट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक्सक्यूजेस में नहीं निकालना है। हम काहे के लिए एक्सक्यूजेस में निकालें? एक एक वक्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक वक्त को यूटिलाइज करना है। ध्यान रखो, कोई हमारा वक्त तो नहीं लेके जा रहा है,
क्योंकि सबसे महंगी चीज जो आपको फ्री में मिली है वो वक्त है। सबसे महंगी चीज जो आपको फ्री में मिली है वक्त है, उसको यूटिलाइज अच्छे से करिए। तो कोई एक्सक्यूज है, हिंदी, इंग्लिश, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ठंडक, ये वो सब एक्सक्यूज साइड में, एक वजह लेके आओ, माँ बाप का सर ऊपर सर से करना है, पूरे पेरेंट्स का नाम एकदम फख्र से रोशन करना है। क्या चीज चाहिए उसमें? सिर्फ आपका कमिटमेंट। ये तो पढ़ लोगे यार, है ना, एकदम इजी है, सच बता रहा हूं, इजी, ईमानदारी दिखा दोगे। ऐसे एक क्वेश्चन भी यूपीएससी का अगर कम हो गया, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूं, बाकी सारे एग्जाम तो आप ऐसे पटक दोगे। यूपीएससी की बात कर रहा हूं, दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक एग्जाम है। तो सोचेंगे बड़ा करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं, सब कुछ हम लोग साथ में, सब कुछ मैनेजेबल हो जाएगा। एनीथिंग एल्स? कुछ और आदि कुछ क्वेश्चन पूछने? सर्वेश बेटा क्लियर है? ठीक है, तो आज हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा और कल से हम लोग चीजें स्टार्ट करेंगे। आज से आप लोग का एक होमवर्क क्या है, 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करें। मैं पूछ लूंगा रैंडमली, क्योंकि मुझे सब पता है, हम 7-8 साल से यहाँ पर हैं इस फील्ड को देख, 7-8 साल बाद किताबें पढ़ चुके हैं, तो मैं पूछूंगा जरूर। और ध्यान रखना, पहली बात तो कुछ होमवर्क दूंगा नहीं, दूंगा तो बहुत इतू सा दूंगा, और इतना देंगे बस वही प्रोडक्टिव है। तो प्लीज आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट कि उसको अच्छे तरीके से करो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टाइम से पहुंच जाइए। कोई भी नोटिफिकेशन होगा, अगर मैं जैसे मान लो मैं बाय डिफॉल्ट कभी हो गया, तो सबसे पहले किसी ना किसी एक बंदे को कॉल करो, सर्वेश को ही मैं कॉल कर दिया करूंगा कि मैं लेट हो गया हूं। ऐसा नहीं होगा, जनरली कभी कभी हो गया कि इफ एंड बट हो जाती है, तो वो आपको बता दिया जाएगा, और 4-5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, जनरली नहीं होगा। तो बी ओबीडियंट विथ टाइम। और इन बुक्स में कुछ भी आपको नहीं लेना है, क्लास में जब आना है तो एक रजिस्टर और एक कॉपी लेके आइए, बाकी सारी चीज़ें हम बताएंगे और एक बने हुए नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये वाली चीज़ें आज से स्टार्ट कर लेनी इकोनॉमी के बारे में। इज दैट क्लियर? कल की शेड्यूलिंग आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, और बाकी कल से आप लोग की चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर वे में। एकदम पढ़ी, जिस लैंग्वेज में आपको नहीं पढ़ी एकदम, मैंने पता है एनसीईआरटी पढ़नी है, वेयर इट्स कम फ्रॉम इट डजंट मैटर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, इकोनॉमी को आसान हम कर देंगे, एकदम बेफिक्र हो जाइए।